तो यहां पर क्या है, इंडक्टर क्या है, जब इंडक्टर में आप वो लगाते हो एसी, तो शुरुआत ऐसी होगी बच्चों, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सेम, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन ये तो इंडक्टर है ना भाई, क्या है, इंडक्टर के आपने और मैंने एक बात पढ़ी थी। अच्छा, अगर मैं यहां पे स्मॉल ई यूज करूं तो आपत्ति तो नहीं होगी तुम्हें? एक ही बात है, घबराना मत भाई, सही है। ईएमएफ होती है नॉट साइन ओमेगा टी। आपने पढ़ा है, फराडे ने पढ़ा है क्या, E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, सही है। तो अगर मैं यहां पर E की जगह पुट कर दूं अगले स्टेप में, एल डी आई बाय इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं डी टी को उधर ले जाऊं, किसको, तो डी आई इंटू एल इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आप जानते हो ये डिफरेंशिएशन है, जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन गया भाई। एल को भी डिवाइड में ले जाऊं तो डी आई क्या आ गया, ई नॉट बाय एल, एल नहीं चला गया, साइन ओमेगा टी डी टी। आप मुझे बताएं, अगर टी का इंटीग्रेशन हो रहा है तो ई नॉट और एल तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कहां ले लेते हैं, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, डी आई का भी और इसका भी, सही है, कोई दिक्कत यहां पे, अच्छी बात है। अब जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या निकल के आता है, डी आई तो आई बन जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, ई नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, हाँ, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या आता है, माइनस अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का भी करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा आएगा, ठीक है। जब इंटीग्रेट करते हैं तो साइन का माइनस कॉस हो जाता है, और अगर टी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड में आ जाता है, टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ गया। बायो वाले सारे बच्चे ध्यान से देख लें, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग होता है, बस ये ध्यान रखना है कि टाइम को इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, टी को, अगर आप टी को टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हो तो टाइम के साथ यहां पे कौन है, ओमेगा, अगर टाइम के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है तो वो आंसर के बाद डिवाइड में आता है। अगर यहां पे सिर्फ टी होता तो मेरा आता माइनस कॉस टी, बस डिवाइड में कुछ नहीं आता, पर टी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रखा है, ओमेगा, तो उसको डिवाइड में लगाना इंटीग्रेशन का रूल है, कि अगर आपके जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेट करने के बाद वो चीज डिवाइड में एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, यहां तक क्लियर है। इंडक्टर के केस में कौन जीतता है, ईएमएफ या करंट, ईएमएफ। करंट पता नहीं किसने बोला, किसी ने तो बोला था। इंडक्टर के केस में कौन जीतता है, ईएमएफ, कौन, ईएमएफ जीतता है, कौन जीतता है। अब ईएमएफ क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो अगला स्टेप देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, अगला स्टेप बहुत ध्यान से। आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, एल और ओमेगा मल्टीप्लाई हो गए, हाँ ना, माइनस पे यहां लग दिया माइनस को, और यहां क्या पड़ा है, कॉस ओमेगा टी। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप ये बात जानते हैं सच में कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं कॉस थीटा को अगले स्टेप में लिखने वाला हूं साइन 90 माइनस थीटा, और अगला स्टेप हो जाएगा माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। सही लिखा है, 90 को पाई बाय 2 कहते हैं भाई, 90 माइनस थीटा। अब ये बताओ, क्या आपको पता है माइनस साइन को आप अंदर ले जा सकते हो, तो जब माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, ओमेगा टी माइनस का है प्लस का हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस का है, तो जैसे ही मैं अंदर ले गया तो आई आ गया ई नॉट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, सही है। इसके बाद आप मुझे बताओ, अगर किसी भी फॉर्मूले में आई इज इक्वल टू समथिंग साइन ओमेगा टी है तो मैक्सिमम वैल्यू तो तब आएगी ना जब साइन 1 हो जाएगा, और साइन जब 1 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट बाय, तो मैंने सीधा लिख दिया कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, आई नॉट इज इक्वल टू
या फिर आप चाहो तो जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था वैसे ही कर दो। पहले लिख दो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड ईएमएफ एंड करंट, दिस इज द ईएमएफ एंड दिस इज करंट। डन। ईएमएफ और करंट का फॉर्मूला निकाल दिया इंडक्टर के केस में। और यहां पे आप ध्यान से देखो ना, फेज को देखना, फेज को। ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी से कितना कम, 90 कम। तो इसमें करंट 90 से पीछे है, कौन आगे है? ईएमएफ वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। कैसे पता लगा करंट पीछे है? भैया इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी से कम है ना, कितना कम है? पाई बाय 2, 90 डिग्री कम। तो मतलब इसका फेज 90 डिग्री कम है, तो करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है, LAG लैग। करंट इज लैगिंग एंड वोल्टेज इज ईएमएफ इज लीडिंग। तो ईएमएफ इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2 इन केस ऑफ अ इंडक्टर। सही है भैया? तो ये तो दो फॉर्मूले आ गए भाई, बढ़िया। अब मुझे बताओ यहां पर इधर ध्यान से, मैंने आई नॉट किसको माना था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय कंपेयरिंग दिस विद इक्वेशन 3 नाम दूंगा इसको भी, और लिखूंगा कंपेयरिंग दिस विद ओम्स लॉ। आई इज इक्वल टू ई बाय आर। जब मैं इसे आई इज इक्वल टू ई बाय आर से कंपेयर करूंगा तो ध्रुव टू अब बताओ आर रेजिस्टेंस ऑफर्ड किसके बराबर है? एल ओमेगा के। बहुत शानदार। इस केस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड किसके बराबर आ गया? एल ओमेगा। किसके बराबर? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी पार्ट खत्म हो जाएगा ये केस। तो मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है भाई, इज इक्वल टू एल ओमेगा। क्या इसके फॉर्मूले में ओमेगा आ रहा है? अरे मना कर रहा है, मना किस कर सकता है भाई? रेजिस्टेंस ऑफर्ड किसके बराबर है? एल। इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिया उन्होंने, नाम रख दिया कि एक प्योर इंडक्टर जब एसी से कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एल इंटू ओमेगा, जहां पर एल क्या है? उस इंडक्टर की इंडक्टेंस। ओमेगा क्या है? बैटरी के अंदर जो कॉइल घूम रही है उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ओमेगा। तो एल इंटू ओमेगा होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड। कोई भी इंडक्टर इतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिया, इसका नाम रखा गया इंडक्टिव। क्या नाम रखा? इंडक्टिव। क्या नाम रखा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव नाम ध्यान सुनना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम रखा गया? और इसका निकनेम, इसका सिंबल दिया गया XL। क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड is by a pure inductor is now called inductive reactance and is symbolized by capital X नीचे छोटा l, XL। और इसका फॉर्मूला ये लिखा है ऊपर L ओमेगा। तो आज से आपके लिए XL की वैल्यू हो गई L ओमेगा। अब मैं सीधा बोल सकता हूं क्या XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है? तो लिख दिया मैंने वो लाइन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा। ये ना मेजर स्टेप्स डिफाइन है। पहले ईएमएफ निकाली जाती है, फिर करंट निकाला जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है, फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड लिखा है, और फिर इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा और नॉट डिपेंड्स ऑन ओमेगा लिख दिया भैया। अच्छा एक बात बता दो ध्यान से, अगर बैटरी डीसी होती, अगर बैटरी, पता है डीसी और एसी बैटरी में क्या फर्क है? आप देसी भाषा में बोलोगे तो भैया डीसी बैटरी में कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है, एसी बैटरी में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलती है। वो ठीक है, टेक्निकलिटी ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। फॉर्मुलेशन में, फॉर्मुलेज में, न्यूमेरिकल्स में डीसी और एसी में क्या फर्क होता है? एक डीसी बैटरी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्या रोटेट कर रहा होता है उसके अंदर कुछ? क्या ऑसिलेट करती है फ्रीक्वेंसी अपने ईएमएफ? नहीं ना। तो डीसी बैटरी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो डीसी बैटरी में ओमेगा क्या होता है? तो अब कोई मुझसे पूछे अगर डीसी बैटरी लगी होती तो एक इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता? एल इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है उसमें? एक डायरेक्ट करंट बैटरी में ओमेगा क्या होता है? तो एक डीसी बैटरी के केस में हमारा इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? ये पेपर में आता है और कई बार कई स्कूल में डेरिवेशन के दौरान लिखवाया जाता है। सो इन केस ऐसे ना, इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा। सो इन केस ऑफ डीसी ओमेगा इज 0, सो एक्सएल इज 0। नहीं आया भाई, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं भाई मैं तो। देखो ऐसा है,
अगर मुझे डेरिवेशन ही करानी होती मैं इतना लार्ज तरीके से ना खींचता, इसके बाद टपवा देता सीधे यहाँ पे। ऐसा बायो वालों को गरीब मान के कराया जाता है, ये पुश्तैनी चल रहा है। आगे पावर की डेरिवेशन आएगी किसकी, पावर की डेरिवेशन में इंटीग्रेशन नहीं कराऊंगा मैं, इंटीग्रेशन का स्टेप लिखूंगा यहां तक, लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग, सीधा ये। समझ रहे हो क्या?